Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is air pollution. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि pollution क्या होता है और ये कौन कौन से टाइप का होता है। आप सभी जानते हैं कि pollution कितना ज्यादा harmful होता है, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, किस वजह से होता है, किस तरीके से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है और कितना ये हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है, जो कि बहुत कॉमनली आप सभी ने जानते भी हैं, समझते हैं। तो उसी को हम एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से किस तरीके से बचाया जा सकता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज एयर पोल्यूशन। सबसे पहले ये समझो कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जो नहीं होना चाहिए, तो वो सभी पोल्यूशन की कैटेगरीज में आएंगे। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, हार्मफुल गैसेज हो गई, टॉक्सिक गैसेज हो गई, ये सभी क्या करते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। अदरवाइज हमारी एयर में क्या होनी चाहिए, जो हेल्थियर गैसेज है जैसे ऑक्सीजन है, ये होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अनवांटेड गैसेज है जो कि हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, अगर वो प्रेजेंट है एयर में तो वो सभी एयर पोल्यूशन की कंडीशंस को इंडिकेट करेंगी, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हेन द एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस व्हिच हैव harmful effect on both on the living and non-living is referred as air pollution, ठीक है। कि एयर पोल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो एयर है उस एयर के अंदर अगर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड जो नहीं होना चाहिए, और जो लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग मतलब कि जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो भी स्पीशीज हैं, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज नॉन लिविंग के लिए, जैसे कि लकड़ी या कोई भी मटेरियल हो सकता है, लोहे का बना हुआ या किसी भी मेटल का बना हुआ, उनको किसी भी तरीके से वो हार्म कर रही है, ठीक है, वो कंटामिनेटेड सब्सटेंस, वो अनवांटेड सब्सटेंस, तो वो उसको बोलेंगे हम एयर पोल्यूशन। एंड द सब्सटेंस व्हिच कंटामिनेट द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। और वो सब्सटेंस जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूटेंट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं, दैट मींस एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने डिफाइन किया है और कहा है कि एयर पोल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट बाय एनी केमिकल which can be physical, chemical or biological agent that modifies the natural characteristic of the atmosphere। तो इस तरीके से WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एयर पोल्यूशन का मतलब है कि जब इंडोर यानी कि घर के अंदर का एनवायरनमेंट और घर के बाहर का एनवायरनमेंट, इंडोर एनवायरनमेंट एज वेल एज आउटडोर एनवायरनमेंट, जब किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू कंटामिनेट होता है, दैट मींस उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के, उस एटमॉस्फेयर के जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको मॉडिफाई कर देता है, उनको चेंज कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एयर पोल्यूशन। यानी कि जिस तरीके का नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए, अगर वो किसी भी रीजन की वजह से चेंज हुआ है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या माइक्रोबायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, ठीक है, किसी भी एजेंट की वजह से अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हुआ है, कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है, जो कि दोनों तरीके का एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, इंडोर भी हो सकता है कि घर के अंदर का भी हो सकता है, घर के बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी एजेंट की वजह से वहां पर एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन उसको बोला जाता है, ठीक है।
अब ये एयर पोल्यूशन किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या कोजेज है यहाँ पर? सो द मेन कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इज फर्स्ट इंडस्ट्री एंड एनर्जी सप्लाईज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो इसलिए तो यूजफुल है ही सही, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, अपना प्रोडक्शन कर रही होती है, तब वो कई हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं, जिसे पहले जो है जब तक इन पर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगा था, उसके पहले तक वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ही उन हार्मफुल गैसेस को, उन जहरीली गैसेस को सीधे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते थे, जिसकी वजह से एयर जो है वो पल्यूट हो जाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज किया जा सकता है कि उनको पहले उस जो निकलने वाली गैसेस हैं उनको एक अप्रोप्रिएट एयर फिल्टर से उनके गुजारा जाता है, ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो प्रिवेंट हो जाए और सिर्फ जो फ्रेश एयर है, जो क्लीन एयर है, वही वहां से एज ए बाहर निकल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं जो है, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, वो एयर पोल्यूशन करता है। सेकेंड, डस्ट, यानी कि सराउंडिंग्स में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर एयर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब खेती करते हैं ना, तो खेती में बहुत सारी खाद छिड़की जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस का छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। जो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को तो मारते हैं, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट में वहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं, जो वहां पर जो पर्सन ब्रीथ कर रहा होगा, ठीक है, उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। चीज इंडस्ट्री वालों के साथ में भी है कि जब इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, तो अगर वो एक सर्टेन गैस के रेगुलर कांटेक्ट में है, ठीक है, उस गैस के कंटिन्यूस कांटेक्ट में है, तो वो गैस जो है उनकी बॉडी में भी एंटर करके उनकी बॉडी को हार्म करती है। ठीक है, ये सेम प्रिंसिपल जो है स्मोकिंग पर्सन के भी केस में अप्लाई होता है, कि अगर जो पर्सन स्मोक कर रहा है, ठीक है, उसको तो हार्म करेगी से स्मोकिंग, लेकिन जो लोग उसके सराउंडिंग्स में हैं, उसके आसपास हैं, चाहे वो नहीं भी स्मोक कर रहे हैं, तो भी निकोटीन के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, और उस वजह से उन लोगों की ब्रीथिंग में जब वो एंटर करते हैं, चाहे वो खुद ना कर रहे हो स्मोकिंग, लेकिन उस पर्सन के सराउंडिंग्स में है, तो जब वो सराउंडिंग्स में निकोटीन के पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी उनकी ब्रीथिंग के थ्रू उनकी बॉडी में जाते हैं और उनको हार्म करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशंस में डिफरेंट व्हीकल्स यूज होते हैं, ठीक है, और व्हीकल्स जब गाड़ियां चलती हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो भी क्या करता है, एयर को पल्यूट करता है, कंटामिनेट करता है। इसी वजह से इसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि कंटिन्यूसली जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको तो रिमूव किया जाए मार्केट से, और वो व्हीकल्स जो ज्यादा धुआं छोड़ रहे हैं उनकी रिपेयरिंग कराई जाए, उनको प्रॉपरली उनके मशीनरी को ठीक किया जाए, ताकि उनसे धुआं मिनिमाइज हो और पोल्यूशन कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, कि भाई जब वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है, जैसे कि कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं, जैसे आपको पता है कि कचरे वाले आते हैं, कचरा लेकर के जाते हैं, पर वो करते क्या है उस कचरे का, तो वो उसको एक जगह इकट्ठा करके बर्न कर देते हैं, या तो ठीक है, जो डिकम्पोजेबल होगा उसको तो डिकम्पोज कर दिया जाएगा, और जो डिकम्पोजेबल नहीं होगा उसको बर्न करेंगे। तो उसको जब बर्न करेंगे ना, तो भी उससे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, जो कि काफी हार्मफुल होता है, हैजार्डस होता है, और मेनली इनके अंदर होती है प्लास्टिक्स, ठीक है, या पॉलीबैग्स, पॉलीथीन्स होती हैं इनके अंदर, जो जब इनको बर्न करते हैं तो काफी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं, जो काफी ज्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाउस होल्ड एनर्जीज के अंदर आती है कि पहले के टाइम पे ना मोस्टली चूल्हे में खाना बनाते थे, तो चूल्हे में क्या करते थे, लकड़ियों से खाना बनाते थे, तो जब लकड़ी बर्न होती थी ना, तो उसके बर्न होने से काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर में CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि अगेन हमारे लिए हार्मफुल है ना। तो यहाँ पर हाउस होल्ड एनर्जीज के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं जो घरों से निकलती हैं, और इसके अंदर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि कुकिंग के अंदर जब यूज करते हैं लकड़ी, तो उससे प्रोड्यूस होती है। अब तो जैसे LPG और CNG जब यूज करते हैं तो कंपैरेटिवली टॉक्सिक गैसेस वहां पर मिनिमम होती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जैसे मान लो कि गैस
जाए, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि एलपीजी जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी, वो भी तो टॉक्सिक है ना, हार्मफुल है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या कर सकती है, यहाँ पर एयर पोल्यूशन कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जब ये गैसेस रिलीज होती हैं तो हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट डालती है। तो जब आप शॉर्ट टर्म में इन गैसेस के कांटेक्ट में रहते हैं जो काफी हार्मफुल हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए, तो जब आप उनके शॉर्ट टर्म में उनके कांटेक्ट में रहते हैं तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक, सिर दर्द होगा पर्सन का, ठीक है, उसके ना आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर लकड़ी जल रही है और आप उसके वहां पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो आपको ना आंखों में जलन होने लगती है, आपके नाक में थोड़ा सा आपको अजीब सा फील होने लगता होगा, ठीक है, गले में एकदम अजीब सा फील होने लगता होगा। तो एक्चुअल में जब आप शॉर्ट टर्म में इनके कांटेक्ट में आते हैं तो नोज, थ्रोट और आईज के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। अगर और ज्यादा टाइम आप वहां पर बैठे रहोगे तो आप देखोगे कि आंसू आने लगेंगे, ठीक है, सांस लेने में आपको थोड़ी दिक्कत आने लगेगी। अगर किसी कमरे में है ना लकड़ी जला करके धुआं ही धुआं कर दो, आप थोड़ी देर उसमें रुक के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, है ना, और आंखों आंखों में जलन होने लगेगी। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, कफिंग एंड पेनफुल ब्रीथिंग, कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफिंग होने लगेगी, न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। अगर कोई पर्सन डेली उस हार्मफुल गैस के कांटेक्ट में है तो उसको न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस यानी कि उसकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उन ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपने इसमें कुछ डिजीज पढ़ी होंगी, जैसे कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं और हार्मफुल गैसेस के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, जो एल्वोलाई होती है ना, तो एल्वोलाई का क्या होता है आपको पता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहने की वजह से, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम होती है कि ये जो है ना, इसमें आप देखो इसका ये कॉइल्ड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके केस में क्या होता है, इसका सरफेस ये जो कॉइलिंग है रिड्यूस होकर के इस तरीके से हो जाती है, तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन, ये जितने ऑक्सीजन यहाँ पर इनटेक कर सकती थी ना, उसके कंपैरेटिवली अब ऑक्सीजन इनहेलेशन जो है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो उनको क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो स्मोकिंग करते हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादातर खांसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जितनी रिक्वायरमेंट है ना ऑक्सीजन की वो उनकी फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है। ऐसे ही स्किन इरिटेशन, आप रहो ऐसे एनवायरनमेंट में आपको इरिटेशन होने लगेगी, ये तो हुए शॉर्ट टर्म की इफेक्ट्स। लेकिन जब आप ऐसी गैसेस के लॉन्ग टर्म में कांटेक्ट में होते हो तब क्या होता है, इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस, हेडेक एंड एंजाइटी। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको सिर दर्द बना रहेगा, आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है, और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपके ब्रेन पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, और रेस्पिरेटरी डिजीज, ये तो मोस्ट कॉमन ये है कि रेस्पिरेशन के थ्रू ये हार्मफुल गैसेस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्पिरेटरी डिजीज तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी, जैसे कि अस्थमा और कैंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेल्थ पर काफी ह्यूज इफेक्ट डालती हैं। ऑल्सो ये तो इंडिविजुअल हमारी बात हुई कि लिविंग बॉडी पर ये इफेक्ट डालती है, पर उसके अलावा ये एनवायरनमेंट पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे मान लो कि ये व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल्स से यहाँ पर गैसेस निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज से यहाँ पर गैसेस निकल रही हैं, ठीक है। तो ये जो गैसेस होती है ना, मोस्टली हार्मफुल गैसेस में होता क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और अमोनिया यानी NH4, इस तरीके की यहाँ पर मोस्टली हार्मफुल गैसेस होती हैं। ये गैसेस यहाँ पर रिलीज होती है इंडस्ट्रीज से या व्हीकल से, ठीक है। जब ये निकलती है यहाँ से तो ये कहाँ पे जाएगी, ये एनवायरमेंट में जाती है। अब एनवायरमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये NO2 है, ठीक है, एनवायरमेंट में आपको पता है कि मॉइस्चर है, मॉइस्चर में क्या है, वाटर, तो ये वहां पर मिलकर के क्या बना लेती है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बना लेती है। इसी तरीके से सल्फर की बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी वाटर में एटमोस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ कंबाइन होकर के
क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लेती हैं। ठीक है, अब ये जाकर के, क्योंकि वाटर के साथ जुड़े हैं, तो ये जाकर के वहां बादलों में इकट्ठा हो जाते हैं, बादलों में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश में एसिड रेन की फॉर्म में गिरते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर रेन के साथ, बारिश के साथ एसिड गिर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और ये मोस्टली बारिश कहाँ होती है, जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो मोस्टली फॉरेस्ट के अंदर होगी, तो ये किसको अफेक्ट करेगा, फॉरेस्ट को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये बारिश कहाँ पे होगी, जमीन पे होगी, तो जमीन पे जो लोग रह रहे हैं उनको अफेक्ट करेंगे, उनको स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी वहां पर। ये वाटर कहाँ गिरेगा, नदियों में गिरेगा, तो उस पानी को, जो साफ पानी है, उसको भी ये खराब कर देगा। और वहां पर जो फिशेज रहती है, एक्वा सिस्टम में जो फिशेज है, मछलियां हैं, उनको ये अफेक्ट करेगा। फसलों पे ही आके गिरेगी बारिश, तो अफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी वहां पर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गैसेस है काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, न सिर्फ हमारी हेल्थ पर बल्कि एनवायरमेंट के ऊपर भी। ठीक है, फिर एक और चीज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ना, अगर एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का लेवल बढ़ता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। कैसे, कि यहाँ पर क्या होता है, एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की में क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मली आपका सन है, ठीक है, तो सन की टेंडेंसी क्या है कि सन जब इस अर्थ से हमारे टकराता है, ठीक है, तो ये सन रेज यहाँ पर आती हैं, इनमें से जब ये इसे टकराएगा तो ये इसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगा तो स्पेस में जो है वापस से ये जो लाइट है वो वापस से चली जाएगी, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बना रहेगा। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब ये गैसेस इंक्रीज होती है, NO2 SO2, ये गैसेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से कुछ अमाउंट में जो ये रेडिएटेड गैस है ये वापस से अर्थ में चली जाती है। अर्थ में आने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो गैसेस हैं वो इस सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और इसको इंसुलेट कर देती है, यानी कि अंदर का टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज करती है और इसको वापस से स्पेस में रिलीज नहीं करती हैं। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, तो भाई हमको ये समझ में आ गया कि ये जो एयर पोल्यूशन है ना, ये तो काफी खतरनाक है। ये तो हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल रहा है, हमारी एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट डाल रहा है, और इवन हमारी अर्थ पे भी इफेक्ट डाल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना हार्मफुल अगर ये है, तो इसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है ना। तो किस तरीके से रोक सकते हैं, तो दिस एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय फर्स्ट प्लांटिंग मोर ट्री। बहुत सारे पेड़ उगाओ, जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे उतने ज्यादा CO2 गैसेस को ये अब्सॉर्ब कर लेंगे और बदले में ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है और बेटर होगा। सेकेंड है यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज किया जाए रादर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल के। बिकॉज पेट्रोल और डीजल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब कंबंशन होगा ना, ठीक है, जब वो जलेंगे तो उसकी रिजल्टेंट CO2 गैस रिलीज होती है, और ये CO2 ही तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए क्या करो कि इनको यूज ही मत करो, है ना। पेट्रोल डीजल को कम कर दो, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को ज्यादा कर दो। इलेक्ट्रिकल गाड़ियां तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उनमें कंबंशन का प्रोसेस होता ही नहीं है। तो इस तरीके से भी पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। थर्ड है यूजिंग एन एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल, और जितना हो सके इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी से ही सब कुछ सारा काम करने लग जाए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाने में एनर्जी लगेगी। तो इससे अच्छा है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो व्हीकल्स हैं, जैसे साइकिल्स हो गई, ठीक है, इनको यूज करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी भी रहे और साथ में एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो। फोर्थ है यूजिंग एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के को तो यूज करना ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इनसे एनर्जी को प्रोड्यूस करके उसको यूज किया जाए। और व्हीकल्स का कम यूज हो, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें।
है ना। जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक व्हीकल चलेगा उसमें कितने सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये समझना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एयर पोल्यूशन हमारे लिए कितना खराब हो सकता है। तो इसी चीज को हमने आज यहाँ पर समझा है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, किस वजह से होता है, कितना ये हमारे लिए हार्मफुल है, और किन छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू हम इस एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो होपफुली आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल सेशन रहा होगा। तो इसी तरीके के सेशंस के लिए आप बीएसपी फार्मेसी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाकर के बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके बैचलर्स एज वेल एज डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस और कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता है। एग्जाम्स की फुली प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। सो इसके लिए आप जुड़े बीएसपी फार्मेसी के साथ। थैंक यू।